विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम कक्षा 9 के विज्ञान विषय के पहला अध्याय जैव विविधता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए जानते हैं जैव विविधता क्या है। तो सबसे पहले लेसन हम देखते हैं। जैव विविधता के अंतर्गत जैव विविधता डायवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन, जैव विविधता एवं वर्गीकरण के अंतर्गत देखें तो जैव विविधता के संबंध में हम सब जानते हैं कि हमारे जो आसपास में कई प्रकार के जीवों के जो समूह दिखाई देता है, उन जीवों के सदस्य में कई विभिन्नताएं होती है और कई समानताएं होती हैं। साथ ही आप लोगों ने देखा होगा घोड़ा, बिल्ली, कुत्ता आदि जीव समूह के जानवरों के समूह को दर्शाते हैं। उसी प्रकार हम पौधे की बात करें तो नीम, बरगद, जामुन, अनार आदि पेड़ पौधे के समूह को दर्शाते हैं। यदि हम इन दोनों समूहों के सदस्यों के लक्षण का तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि एक समूह विशेष के सदस्य अपने अन्य समूह के अपेक्षा अधिक समान लक्षण रखते हैं। जैसे हमने बात किया घोड़े, बिल्ली, कुत्ते, ये तो पूरे जो जीव हैं वो जानवर है, लेकिन घोड़ों का समूह और बिल्ली के समूह में यदि हम तुलना करें तो उसमें काफी भिन्नताएं हमको नजर आता है। इन समूहों के सदस्यों को और भी छोटे टुकड़ों में समूह में बांट सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया कि घोड़ों का जो समूह है, बिल्लियों का समूह है ना। पहले हमने बड़ी समूह की बात किया था, जैसे पूरे जानवर को घोड़ा, बिल्ली, कुत्ते, बैल आदि को एक समूह में रख सकते हैं। और उसको यदि और छोटा समूह बनाने का प्रयास करें तो छोटा समूह कैसा बन सकता है कि उनका जो अलग अलग घोड़े का समूह बना लेते हैं, बिल्ली का समूह है, कुत्ते का समूह है और बैल का समूह है। वैसे ही पौधे की बात करें तो पूरे पौधे को एक समूह बना सकते हैं, पेड़ पौधे को। अब उनको और छोटे समूह में बांटने का प्रयास करते हैं तो नीम का जो समूह है उसको अलग करते हैं, बरगद का है, जामुन का है, अनार का है आदि के समूह को अलग अलग कर देते हैं। आगे देखते हैं इनमें से जो अधिकांश लक्षण होते हैं, ये लक्षण उन छोटे समूहों से अलग रहते हैं और लक्षण इस समूह के सदस्य से काफी मिलते जुलते हैं, चाहे वह पृथ्वी के किसी भी जगह पर है। इन सब में आपस में कुछ समानताएं आपको परिलक्षित होते हैं। किसी भी क्षेत्र विशेष में रहता हो या उसी समूह विशेष के लक्षण कहलाते हैं और इन्हीं के आधार पर उस समूह को जाति की संख्या दी जाती है। हम कुछ उदाहरण लें, जैसे मनुष्य की बात करें तो मनुष्य के समूह की बात करें तो सभी मनुष्य, चाहे वो पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र में निवास करता हो, वो सुविकसित मस्तिष्क रहेगा, त्वचा पर घने बाल रहेंगे और कह सकते हैं कि सारे जो लक्षण है मनुष्य जाति के हैं जो अन्य जातियों के सदस्यों से भिन्न रहते हैं। आगे हम देखें तो प्रश्न यह होता है कि क्या एक ही जाति के सभी सदस्य सारे लक्षणों को समानता रखते हैं। तो आइए हम इस पर विचार करते हैं। तो अभी तक हमने जाति के सदस्यों की समानता की बात की थी। अब इसको एक क्रियाकलाप के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। समान दिखने वाले कोई भी दो पौधे का हम अवलोकन करेंगे पहले। तो अवलोकन करने के पश्चात उससे एक टेबल बनाने का प्रयास करेंगे। अब उसका टेबल कैसे बनाना है तो आप लोगों को ये गृह कार्य करना है। कैसे टेबल बनेगा, ये टेबल बनाने के लिए आपको एक स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो स्क्रीन में इस प्रकार का आप टेबल बनाएंगे। टेबल पे आप दो पौधे का तुलना करना है। तो पहले पौधे का नामकरण, जैसे आपने दो पौधा लिया तो पौधा ए या पौधा दूसरा का पौधा बी, ऐसा नामकरण, या पौधा एक पौधा दो, यहाँ पर पौधा एक और पौधा दो लिखा हुआ है। आप उस पौधे को लीजिए, छोटा पौधे को, और उसके जो तने की लंबाई है आप उसको मापिए। अब उस पौधे में पत्तियों की संख्या कितना है उसका आप एक खंड बना लीजिए। साथ ही अगला जो खंड है वो पत्तियों का आकार और आकृति की बात करते हैं। साथ ही पत्तियों का जो रंग है उस पर और उसके जो किनारा है उसको भी देखते हैं, उनका सिरा विन्यास किस प्रकार से है। इस प्रकार से आप उनको एक टेबल में उनके तुलनात्मक जो अध्ययन करेंगे आप दर्शा सकते हैं।
दर्शाने के बाद आपको उसमें आकलन करना है कि एक समान दिखने वाले दो पौधों में आपने क्या क्या अंतर दिखाई दिया है। क्या आप हूबहू एक जैसे दो पौधे ढूंढ सकते हैं? आप इसके आधार पर आप तुलना कर सकते हैं। हम दूसरी बात करें, दूसरा क्रियाकलाप को देखें तो मनुष्य का अवलोकन। हम मनुष्यों का अवलोकन कैसे करेंगे, इसके लिए भी एक टेबल बनाकर आप कर सकते हैं और ये आप अपने घर में बना सकते हैं। कैसे करना है कि एक क्रियाकलाप कम से कम आप 10 बच्चों का समूह बनाएं और बनाने के बाद आप क्या करेंगे, जानकारी एकत्र करना है। एकत्र करने के लिए इसमें आप 1 से लेकर 10 तक का कॉलम बनाएंगे। कॉलम में पहले विद्यार्थी का नाम, फिर लंबाई, फिर वजन, तर्जनी उंगली की लंबाई लेना है, अंगूठा का निशान लेना है और हथेली की जो लंबाई है और चौड़ाई है उनका क्रम से आप 10 बच्चों को कर लेंगे और लेने के बाद उनके जो लक्षण है उसमें क्या समान है और उन सदस्यों में क्या क्या भिन्न है, इस पर आप विचार करेंगे। तो आपको इसमें पता चलेगा कि एक ही जाति में और क्या क्या भिन्नताएं मौजूद होती हैं। आप पाएंगे कि प्रत्येक विद्यार्थी के जो अंगूठे का निशान होगा और अन्य विद्यार्थियों के से अलग ही होगा। और हम बात कह सकते हैं कि अंगूठे का जो निशान है प्रत्येक व्यक्ति के विशिष्ट लक्षण है। आगे इसमें बात करें तो हम जो ऊपर के जितने भी हमने क्रियाकलाप पढ़े, 2 क्रियाकलाप, उनमें हमने ये जाना कि प्रत्येक जाति के सभी सदस्यों में समानताओं के साथ साथ कुछ अंतर भी पाए जाते हैं और इन्हीं अंतरों को विभिन्नताएं कहा जाता है। तो हम विभिन्नताएं की परिभाषा देख सकते हैं कि प्रत्येक जाति समानताओं के साथ साथ कुछ अंतर भी पाए जाते हैं और इन्हीं अंतरों को विभिन्नताएं कहा जाता है। अब बात आती है कि विभिन्नताओं के कारण हम एक ही जाति के सदस्यों में समान लक्षण होने पर भी उन्हें व्यक्तिगत स्तर पर कैसे पहचान सकते हैं। तो इन विभिन्नताओं के कारण हम किसी क्षेत्र विशेष में विविध प्रकार के जीव दिखाई देते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीवों के विविध प्रकार को उस क्षेत्र विशेष का जैव विविधता कहा जाता है। हमने इस चैप्टर पर उसी की बात किया था कि जैव विविधता क्या है। तो जैव विविधता की बात करें या बायोडायवर्सिटी की बात करें तो किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जो जीव के विविध प्रकार को उस क्षेत्र विशेष का जैव विविधता कहा जाता है। यदि हम जैव विविधता के आधार पर बनाते हैं तो पदार्थों और जीवों के बारे में विस्तृत और व्यवस्थित जानकारी प्राप्त करना सरल होगा। हम ऐसी प्रक्रिया की आवश्यकता होगी जिससे हम आसानी से इन सभी का अध्ययन कर सकें। तो किस प्रकार से हम अध्ययन कर सकते हैं? तो इसके लिए हमको सबसे पहले एक शब्द आता है समूहीकरण और वर्गीकरण। तो समूहीकरण और वर्गीकरण की प्रक्रिया को समझने का हम प्रयास करते हैं। आपने देखा भी होगा आपके घरों में विभिन्न प्रकार की जो सामग्री रहते हैं उन सामग्रियों को आप एक समूह बनाकर रखते हैं। आप समूह बनाने के बाद उसको अलग अलग करते हैं। जैसे आपके रसोई घर के सामान, आपके पहनने और के सामान, साथ ही साथ आपके जो घर में खेती बाड़ी के काम आने वाले उन सामान को आप अलग अलग करके रखते हैं। साथ ही साथ आप के घर में जो पहनने वाले कपड़े हैं उनमें से आप उन कपड़ों को अलग करते हैं जो गर्मी के मौसम में पहने जाते हैं और जो ठंड के मौसम में पहने जाते हैं। उन सभी जो पहनावा वस्त्र है उनको आप अलग अलग करते हैं। तो इस प्रकार से एक सूची बनती है और इसी को समूह बनाकर काम करने की जो प्रक्रिया है वो कहलाता है समूहीकरण। आप समूह बनाने के बाद उनको वर्गीकरण करते हैं कि वर्गीकरण करने की जो प्रक्रिया है वो क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण कहलाता है, अलग करने की जो प्रक्रिया है। तो इसमें आपको कुछ वस्तुओं का नाम दिखाई दे रहा होगा। तो वस्तुओं का नाम मैं आपको बता दूं, प्लास्टिक का स्केल है, पुस्तक है, पेन है, प्रश्नावली है, लकड़ी है, गुटका है, लेंस है, समतल दर्पण है, कांच का टुकड़ा है, प्लास्टिक का टुकड़ा है, रबर की गेंद, बल्ला, रस्सी, सुई, लकड़ी का स्केल, पेंसिल इत्यादि को आप ले। अब उनका एक सूची बनाएं। सूची कैसे बनानी है? आप पहले काम समूह बनाने का काम करना है तो लकड़ी की जो वस्तुएं हैं उनको एक समूह बनाना है। अब उनमें आयताकार जो वस्तुएं हैं उन पे देखना है, प्लास्टिक की जो वस्तुएं हैं उनको देखना है और कांच की वस्तुएं उनको। इस प्रकार से आप समूह बनाकर अलग अलग करना है। जैसे लकड़ी
तो लकड़ी की कौन कौन सी वस्तुएं हैं। अब लकड़ी की वस्तु में तो फर्क नहीं आएगा क्योंकि वो कांच की बनी हुई है, तो वो कांच की वस्तु में रखना है। अब उसमें स्पष्ट लिखा है लकड़ी की जो गुटका है तो वो कांच का नहीं बना है, वो लकड़ी की बनी हुई है, तो वो उस श्रेणी में रखना है। इस प्रकार से पूरे इसमें दिया हुआ जो सामग्री का नाम है उनको एक सूची बनाकर आपको कॉपी में रखना है। अब इन समूहों को, वस्तुओं को किन किन गुणों का अध्ययन किया है उस प्रकार से आपने समूह बनाया, जिसमें आपने अधिकतम वस्तुओं के साथ में रखा है ना। किसी विशिष्ट गुण के आधार पर ऐसा समूह बना जिसमें बहुत कम वस्तुएं थी। ठीक है, आगे इसमें देखें हम तो एक समूह की सभी वस्तुओं को में कोई एक गुण समान होता है। इसी समान गुण को हम समूह गुणधर्म कहते हैं। जैसे सारणी के आधार पर हमने पढ़ा कि एक समूह की सभी जो वस्तुओं में कोई एक गुण समान होता है, इसी समान गुण को हम समूह गुणधर्म कहते हैं। रबर की गेंद, बल्ला, रस्सी, समतल दर्पण आदि का हम उपयोग खेलने में करते हैं, अतः खेलने में उपयोग गुणधर्म के आधार पर हम उन्हें एक समूह में रख सकते हैं। वस्तुओं के गुणों को पहचानने के लिए हमने कई आधार चुने हैं और ये वस्तु का आकार, वस्तु किस चीज से बनी हुई है और उसका उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं, तो इन्हीं प्रकारों के आधार पर हम वस्तुओं के गुणों का पहचान करते हैं और पहचान करने के बाद उनको समूह बनाते हैं। किसी एक गुण में समानता के आधार पर बनाए गए समूह को समूहीकरण कहा जाता है। आप सभी देख रहे हैं समूहीकरण क्या है। तो समूहीकरण की बात करें तो किसी एक गुण में समानता के आधार पर बनाए गए समूह को समूहीकरण या समूह बनाना कहते हैं। और समूहीकरण में एक वस्तु या दो या उससे अधिक समूह में आ सकते हैं। ठीक है, आगे इसमें देखें तो नीचे इन्हीं वस्तुओं को समूहीकृत करना है जो आपको ऊपर में मैं बताया था और कमेंट बॉक्स में मुझे सेंड करना है कि आपने सही में बनाया है क्या। आगे इसमें देखें तो हम इस पूरे वस्तु को इस प्रकार से बना सकते हैं कि प्लास्टिक का जो स्केल है, पुस्तक है, पेन है, प्रखनली है, लकड़ी का गुटका है, इस प्रकार से हम तीनों चीजों को अलग अलग कर सकते हैं और भी बना सकते हैं कांच। उसमें बनाने के बाद आप यहाँ जो टेबल है वो मुझ तक सेंड कर देंगे। आप प्रत्येक स्तर पर ऐसे समूह बनाया जाना चाहिए जिनका जो गुण है वो विशेष गुण उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर बनना चाहिए। इस प्रकार से किए गए जो समूहीकरण को भी वर्गीकरण कहते हैं। अब बात आती है वर्गीकरण क्या है। तो वर्गीकरण के लिए हमने पहले समूहीकरण का बनाने का प्रयास किया और समूह बनाने के पश्चात उसके गुणों की विशेष उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर हमने अलग अलग किए और इसी समूहीकरण को हम वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है, ये आपका वर्गीकरण के अंतर्गत है ना। जिन का आधार गुण विशेष की उपस्थिति या अनुपस्थिति है, इस प्रकार से किए गए सामूहिकरण को वर्गीकरण कहा जाता है। आगे हम देखें तो हम वस्तुओं का जो वर्गों में बांटने का काम करते हैं, तो एक वर्ग की सभी जो वस्तुएं हैं अधिक से अधिक समानता रखते हैं और उन्हीं वर्ग में नहीं रखा जा सकता, अन्य जो वर्ग में है इनको नहीं रखा जाता, क्योंकि एक विशेष उनके गुण के आधार पर हम उनको एक समूह में बनाते हैं और अलग करते हैं। ये वर्गीकरण हो गया। तो समूहीकरण और वर्गीकरण का उपयोग हम सभी विषयों में करते हैं, है ना। पदार्थों की बात करें, विलयनों की बात करें, है ना, बल्ब की बात करें, जीवों का वर्गीकरण की बात करें, तो इन सभी चीजों को हम क्या करते हैं, एक समूह बनाकर वर्गीकरण का उपयोग करते हैं और जिनसे हमें उनको पहचानने में सरलता होती है। जो कि जो विविधता है और समानता के आधार पर उनका वर्गीकरण समय के साथ किस तरह आगे बढ़ा होगा, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो समूहीकरण एवं वर्गीकरण के पूर्व प्रयास, पहले इसके क्या क्या प्रयास किए गए हैं, तो इसके प्रयास के बारे में देखते हैं। तो ऐतिहासिक दस्तावेजों से हमें पता लगता है कि सर्वप्रथम अरस्तु ने जीवों को उनके आवास के आधार पर समूहीकृत करने का प्रयास किया। इस आधार पर उन्होंने जीवों के जलीय एवं स्थलीय जैसे समूह बनाए थे। अरस्तु के बाद जीवों के वर्गीकरण और भी प्रयास हुए होंगे, परंतु इसके बारे में हमको कुछ ही जानकारी प्राप्त हुआ है।
1686 में जानरे नामक एक वैज्ञानिक आया, उन्होंने पौधे का वर्गीकरण करने का प्रयास किया और पौधे का वर्गीकरण करने में उन्होंने पौधे के जो बाह्य लक्षण है उनको आधार बनाया। और जानने के बाद जो है कैरोलस लिनियस नाम का एक वैज्ञानिक आया, जो दुनिया भर में तमाम जो पौधे हैं उनको वर्गीकृत करने का प्रयास किया। लिनियस ने अपने सबसे महत्वपूर्ण काम यह किया कि कुछ विशिष्ट गुणों से, जैसे फूल में नर या मादा अंगों की उपस्थिति और उनके संख्या के आधार पर एक सरल वर्गीकरण देने का प्रयास किया और इसे उन्होंने लैंगिक वर्गीकरण कहा। जो पौधे हैं उनके जो विशिष्ट गुण, जैसे फूलों में नर और मादा की उपस्थिति या संख्या के आधार पर उन्होंने सरल वर्गीकरण करने का प्रयास किया और इसी को लैंगिक वर्गीकरण कहा गया। इसका जो विवरण था 1735 में प्रकाशित सिस्टेमा नेचुरे नाम की एक पुस्तक उनके द्वारा लिखी गई थी, उसमें जानकारी मिलता है। और लिनियस ने सजीवों को वर्गीकृत करने के लिए जंतुओं व वनस्पतियों के 1000 नमूने लिए और 1000 नमूनों को एकत्रित किया और उसका तुलनात्मक अध्ययन किया कि एक ऐसा वर्गीकरण विकसित करने में वो सफल रहे जिसे जंतुओं व वनस्पतियों के प्रत्येक जो जाति है वो पृथक पृथक वर्गीकृत हो सकता है। जंतुओं व वनस्पतियों की जो शारीरिक विशेषताओं के बारे में लिनियस ने व्यवस्थित रूप से ज्ञान हासिल किया था। उसका समूचे जीव विज्ञान पर गहरा असर पड़ा और पढ़ने के बाद जो है इस पद्धति को संपूर्ण जीव जगत को 2 वर्गों में बांटने का काम किया गया। ये कैरोलस लिनियस का अध्ययन था और उन्होंने ही जंतु और वनस्पति के जो अध्ययन में आकर्षित करने का काम हुआ। उन्होंने पूरे संपूर्ण जीव जगत को 2 वर्गों में बांटने का सर्वप्रथम काम किया। पहला तो पादप जगत था और दूसरा जंतु जगत था। अब कैरोलस लिनियस ने वर्गीकरण में सबसे पहले पदानुक्रम शब्द का प्रयोग किया। तो पदानुक्रम होता क्या है? तो पदानुक्रम वह प्रक्रिया थी जिसमें जीवों को उनके गुणों और विकास के आधार पर निश्चित श्रृंखला के अंतर्गत समूहों में विभाजित किया जाता था। जैसे हम मनुष्य क्या पदानुक्रम की बात करें तो जगत का नाम उसका था एनिमिलिया जगत और बहुकोशिकीय था, यूकेरियोटिक था। बहुकोशिकीय माने बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है और यूकेरियोटिक मतलब होता है कि उसमें विकसित प्रकार के केंद्र पाए जाते थे। उनके जो कोशिकाएं थे, कोशिकाओं के वो विशेष प्रकार थे और उनका जो पोषण विधि था अंतर्ग्रहण करने की विधि था। वैसे पोषण विधि के अंतर्गत 5 क्रम आते हैं, तो 5 क्रम के अंतर्गत ये अंतर्ग्रहण आता है। संघ की बात करें कार्डेटा संघ है ना, उसमें जो रीढ़ की हड्डी है वो मौजूद थी, कशेरुकधन कहा जाता है जिनको, जोड़ीदार उसमें उपांग पाए जाते थे। और उसके वर्ग की बात करें मेमेलिया वर्ग था, उसके जो शरीर में, मनुष्य के शरीर में कुछ हद तक रोए पाए जाते थे शरीर में और बाह्य खंड भी उपस्थित होते हैं, ठीक है। और गण की बात करें तो प्राइमेटस गण था, अंगूठी की जो स्थिति थी दोनों हाथ का वो और पैर का अंगूठी की स्थिति विपरीत रहती थी। अग्र और पश्चात में 5-5 उंगलियां का मौजूद होना। और इसकी फैमिली की बात करें, कुल की बात करें, होमोनिडी द्विपाद चलन, मनुष्य जो है 2 पैरों से चलता है ना। वंश की बात करें तो इसका होमो था, है ना, जाति जो है सेपियन। तो इसमें होमो का मतलब होता था कि उसमें एक सुविकसित प्रकार की मस्तिष्क पाया जाता था, तो उसको होमो नाम दिया गया था। अब ये पूरा जो है पदानुक्रम मनुष्य की हमने बात किया, तो लिनियस ने अपना सबसे पहला काम पदानुक्रम शब्द का उपयोग किया। तो पदानुक्रम के बारे में हमने जानकारी लिया था कि क्या होता है पदानुक्रम। तो पदानुक्रम वह प्रक्रिया है जिसमें जीवों के जो गुण, उनके गुण और विकास के आधार पर एक निश्चित श्रृंखला के अंतर्गत उनको विभिन्न समूहों में व्यवस्थित करने की जो प्रक्रिया है वो पदानुक्रम कहलाता है। आगे इसमें हम देखें तो द्विजगत वर्गीकरण। अब हमने संपूर्ण जो जीव जगत है उनको 2 वर्गों में बांटने का प्रयास किया था कैरोलस लिनियस ने, तो उन्हीं को द्विजगत वर्गीकरण के नाम से जाना गया था। अब द्विजगत वर्गीकरण में कुछ कमियां थी, जिसे जैसे ही इस वर्गीकरण में लिनियस ने सभी जीव को सिर्फ 2 वर्गों में सीमाबद्ध किया, परंतु के ऐसे भी जीव हमको मिले जो पादप और जंतु दोनों के लक्षण दर्शाते थे।
तो इसका एक उदाहरण है यूग्लिना, है ना। तो यूग्लिना में एक विशेष प्रकार का लक्षण दिखाया जाता था, वो परपोषी भी था और स्वपोषी था, अर्थात वो भोजन के लिए, अपने भोजन के लिए दूसरों पर भी आश्रित रहता था और नहीं मिलने के कारण वो स्वयं भोजन भी बना लेता था। तो उनमें दोनों गुण पाए जाते थे, जैसे पादप जो है स्वपोषी कहलाते हैं और जंतु विषमपोषी कहलाते हैं। तो स्वपोषण का मतलब होता है कि जंतु जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता, विषम पोषी प्रकार के होते हैं, और जो पादप होते हैं वो स्वपोषी प्रकार के होते हैं। तो ऐसा ही यूग्लिना में दिखाई पड़ता था। तो यूग्लिना में दोनों प्रकार के लक्षण थे, परंतु ये एक कोषीय जीव था और इसमें हरित लवण पाए जाने के कारण इसमें एक विशेष प्रकार का गुण आता था स्वपोषी का। और साथ ही साथ पादप जो कोशिकाएं होती थी उसमें कोशिका भित्ति होता था, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती थी, लेकिन कोशिका भित्ति इसमें मौजूद नहीं था। हरित लवण तो था परंतु कोशिका भित्ति मौजूद नहीं था। या स्वपोषण और विषम पोषण दोनों प्रकार के भोजन प्राप्त करते थे। तो इसमें जो लिनियस की कमी नजर आई द्विजगत वर्गीकरण में, लिनियस की जानकारी के जो दायरे में कोशिकाओं एवं उनकी जो आंतरिक संरचना के संदर्भ में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई। और समय के साथ जो है सूक्ष्मदर्शी का जो आवर्धन क्षमता है, आवर्धन क्षमता का मतलब होता है उनको और छोटी से छोटी जो वस्तुएं हैं उनको बड़ा करके देखने का काम, ये आवर्धन क्षमता कहलाता है। तो उनका आविष्कार, जैसे ही सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता बढ़ाने के आविष्कार होते गए, तो जिसमें जीवों की विविधता के बारे में और गहन अध्ययन का किया गया और गहन अध्ययन करने में संभव हुआ। तो लिनियस ने जीवों की जो कोशिकाओं के आंतरिक संरचना को अपने वर्गीकरण में स्थान नहीं दे पाया था। तो जैसे जैसे कोशिकाओं की जो आंतरिक संरचना है उसके विषय में जानकारी बढ़ती गई, तो नए जीवों का जो पता चलता गया और वैसे वैसे वर्गीकरण के जो आधार हैं वो और मिलते गए। साथ ही साथ इनके जो नए तरीके हैं इनमें भी खोजे गए और ऐसा ही एक वर्गीकरण 1969 में R.H. वेहरटेकर नाम के वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। और वेहरटेकर ने संपूर्ण जीव जगत को 5 जगत में वर्गीकृत किया। लिनियस ने क्या किया था? कोरोलस लिनियस ने 2 ही जगत वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, अर्थात पूरे जीव जगत को 2 भागों में विभाजित किया, एक तो पादप और एक जंतु जगत में। अब जो कोरोलस लिनियस था उनके जो अध्ययन था उनको आगे बढ़ाने के लिए R.H. वेहरटेकर ने अपना जो वर्गीकरण है 1969 में प्रस्तुत किया। आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियो में हम इस 5 जगत वर्गीकरण को डिटेल से और जानकारी लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।